हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न न्यू। आज की वीडियो में हम सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक के साथ साथ आपको ये भी बताएगा कि बोर्ड में किस टाइप के एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, आपको उन क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है और जो आपसे पूछा गया उसका आंसर आपको कितने वर्ड में देना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स है वो क्या गेन कर सको। तो आप बताइए, सबसे ज़्यादा जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उनमें से एक जो हम आज जो करेंगे वो रहेगा हमारा शॉक थेरेपी, जो पॉलिटिकल साइंस का आपका टॉपिक रहेगा। अब देखिए, शॉक थेरेपी आपके 12th की बुक है ना, समकालीन विश्व राजनीति, इसके अंदर आपका टॉपिक दे रहा है शॉक थेरेपी। प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला कि हर बार के क्वेश्चन, चाहे इससे 1 नंबर में, 2 नंबर में, 4-5 नंबर में आपसे पूछा गया, हर बार इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए शॉक थेरेपी इस टाइप से आप इमेज के थ्रू देखिए एक बार, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि शॉक थेरेपी होती क्या है। अब आपने थेरेपी का नाम सुना होगा कि कोई भी जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोला जाता है ना। अब शॉक क्या हो गया कि पहले तो आपको डरा दिया जाए, है ना, डरा धमका दिया जाए और उसके बाद आपको क्या किया जाए, आपको एक नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसा कैसा है, ऐसा ही हो गया, ये हो गया। तो इस प्रकार जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर शॉक थेरेपी है उसको हम किस भाषा में समझाया गया है उसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, शॉक थेरेपी शब्द का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर, मतलब आपको पहले तो हानि पहुंचा दी, ठीक है। हानि पहुंचाने के बाद आपका क्या किया, उन्होंने उपचार किया, आपका ट्रीटमेंट किया। अब देखिए, उसके बाद क्या है, पहले तो उन्होंने आप हानि पहुंची, हानि पहुंचाने के बाद क्या किया, इलाज किया है, तो उसको हम कहेंगे शॉक थेरेपी। अब साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ मतलब रूस के गणराज्यों को विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को आप बोलोगे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण, परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा। संक्रमण या परिवर्तन क्या होता है कि एक पहले मॉडल ऐसा बता दिया कि आप एक ऐसा मॉडल अपने कंट्री के अंदर अडॉप्ट करो जिससे क्या करे, जो आपका पहले पुराना जितना भी सिस्टम है ना वो सारा का सारा एकदम से क्या हो जाए, चेंज हो जाए। और जब उन्होंने उस मॉडल को अपनाने के लिए कहा, इस मॉडल को जब उन्होंने अपनाया तो उनकी जो भाषा में उसको कहा गया वो कहा गया था शॉक थेरेपी। किसकी? सोवियत संघ। समझ आ गया मीनिंग कि पहले तो आपको किसी प्रकार से हानि पहुंचाएंगे, फिर उसका उपचार करेंगे, फिर क्या कहेंगे एकदम से, अब ये तो बिल्कुल शॉर्टकट हो गया, फिर उपचार करना तो क्या है कि आपका क्या करना, पहले तो उन्होंने काफी युद्ध वगैरह किए, काफी लॉस हुआ, लॉस होने के बाद उनको कहा गया कि आप जो अलग नए मॉडल है ना जिससे आपका देश है एकदम से ग्रोथ कर सके, इस टाइप के आप क्या करो, मॉडल अपनाओ। नेक्स्ट है, शॉक थेरेपी के अंतर्गत राज्य की संपदा, मतलब जितनी भी राज्य है, मतलब यहाँ पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको फिर बता देती हूँ, जहां आपको राज्य दिखे इसका मतलब है वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। शॉक थेरेपी के अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक ढांचे को तुरंत अपनाने की बात की गई। उन्होंने कहा कि जितना भी आपके पास संपत्ति है ना उसको आप क्या करो, सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन कर दो और आप क्या करो, जितना भी हो सके उतना को उतना आप इसको उसके अंदर व्यवसाय के अंदर अपनाओ। जिसके अंतर्गत सामूहिक फर्म, जितने भी आपकी कोऑपरेटिव ग्रुप थे, फॉर्म थे, उनको क्या करो, प्राइवेटाइजेशन फॉर्म बना दो, प्राइवेट फॉर्म बना दो। और पूंजीवादी पद्धति से खेती आरंभ की गई। जितनी भी उन्होंने क्या की, एग्रीकल्चर की क्रॉप्स का जो ग्रोइंग किया वो क्या किया, सारा का सारा कैपिटलिस्ट के माध्यम से किया गया, मतलब बड़ी ज्यादा आप पूंजी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया गया कि जितने भी उन्होंने अपना कहा भी आप अपना सारा का सारा जितने भी संपत्ति है देश के पास वो सारा उसका प्राइवेटाइजेशन कर दो, कुछ ही लोगों के हाथों में दे दो। उसके साथ आप क्या करोगे, जितनी आपके पास पूंजी है उससे आप क्या करोगे, इंडस्ट्री या व्यवसाय करोगे आप, ठीक है। सिंपल काम आप कोई भी नहीं करोगे। और जितने भी आपके पास कोऑपरेटिव ग्रुप, मतलब लोगों ने इकट्ठे होकर जो अपने फॉर्म बना रखते हैं उनको क्या करो, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दे दो। एक पर्टिकुलर पर्सन को आप दोगे तो क्या करेगा, वही उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा और जितना प्रॉफिट होगा वो उसी का रहेगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जितनी भी हम एग्रीकल्चर करेंगे वो भी क्या करेंगे, पूंजीवादी पद्धति के माध्यम से ही हम क्या करेंगे, खेती आरंभ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
अब हम देखेंगे कि शॉक थेरेपी, हमने अर्थ देख लिया। अब आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा शॉक थेरेपी का अर्थ बताइए, तो आपको यही लिखना है। 2 मार्क्स में यही पूछा जाएगा। 1 मार्क्स में पूछा है तो आप ये बताओगे पहले आघात पहुंचाकर उसका उपचार करना शॉक थेरेपी कहलाता है। 1 नंबर सही मिल जाएगा आपको। फिर अगर आप इसको थोड़ा 2 नंबर में पूछा है तो फिर आप इसको यहाँ तक आपको लिखना ही पड़ेगा कि शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। और कैसा उपचार करना, क्यों करना, किसने उनको सलाह दी थी, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो जितने भी गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि पूंजीवाद की ओर परिवर्तन मॉडल को अपनाओ आप। ठीक है, इसे क्या कहा गया है, शॉक थेरेपी। ये आप 2 नंबर में लिखोगे। फिर आपसे पूछे कि शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहले देखिए, अब अगर आपने मीनिंग बहुत अच्छे से पढ़ा और आपको इसकी विशेषता नहीं आती तो भी आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। हमें पता चल गया कि इसका क्या करेंगे, इसकी विशेषताएं के अंदर आप क्या लिखोगे, इसके जो प्रो हैं और कॉन्स, मतलब इसके लाभ भी और हानि दोनों चीजें लिखोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, राज्य की जितनी भी संपदा थी, उनके पास जितनी भी एसेट्स थी, धन था, वो सारा का सारा क्या कर दिया, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, मतलब निजीकरण कर दिया। ठीक है। मिल्कियत का प्रमुख रूप था वो निजी स्वामित्व था। और ये भी पूछा जा सकता वन वर्ड में कि मिल्कियत का प्रमुख रूप क्या था, निजी स्वामित्व था। नेक्स्ट है, अब इन्होंने कहा कि सामूहिक जो खेती है ना, फॉर्म है, उसको किस में बदल दिए, निजी फॉर्म में बदल दिए। देखिए जो मीनिंग हमने पढ़ा वहीं से निकल के आ रही पिक्चर। पूंजीवादी खेती कैसे की गई, पूंजीवादी पद्धति से की गई। और कैसा व्यापार अपनाया गया इन्होंने, जो ओपन ट्रेड होता है ना, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, मतलब जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, ड्यूटी वगैरह होती है, उनको कम कर देना या बिल्कुल ना लगाना। फिर मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, मतलब आपस में जो एक करेंसी है उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जो इधर रूस की रूबेल है उसकी भी फिर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे भारत का रुपए है और जो यूएस का डॉलर है, तो उसका डॉलर की वैल्यू ज्यादा है और भारत का जो रुपए है उसकी कम है। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता होगी और पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव होगा। अब जितने भी जो वेस्टर्न कंट्री है ना, उनके साथ क्या रहेगा, इकोनॉमिकल जो हमारा लेन देन है ना, ट्रांजेक्शन होता रहेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, हम जो हमारे पास गुड्स वगैरह है उनका करते रहेंगे। अगर उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। नेक्स्ट है, पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को अपनाना, कि इन्होंने पूंजीवाद है उसके साथ अगर वो चाहे तो दूसरा जो मॉडल है उसको अपना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो प्रेफरेंस देंगे वो किसको देंगे, कैपिटलिज्म को ही देंगे, पूंजीवाद को ही देंगे। ठीक है। फिर आपको ये आपकी विशेषता होगी। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि शॉक थेरेपी के परिणाम, भाई शॉक थेरेपी हुई, उन्होंने अपना ली रूस ने, तो उसका क्या परिणाम रहा, क्या उनका रिजल्ट क्या सामने आया, क्या उनको प्रॉफिट हुआ या उनको लॉस हुआ, क्या रहा। तो देखिए जब भी आप कोई सडनली कोई भी ऐसा मॉडल आप अडोप्ट करते हो तो उससे आपका कोई प्रॉफिट नहीं होता, ज्यादा आपका लॉस होता है। पूर्णतः क्या रहा, ये असफल रहा, बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हुआ। और रूस का जो जितना भी औद्योगिक ढांचा था वो सारा क्या हो गया, चरमरा गया। अब जितने कुछ लोगों के पास गया, जो कैपिटल जिनके पास पूंजी ज्यादा थी, उन्होंने जितने मेंबर की रिक्वायरमेंट थी उनको रखा, बाकी को क्या किया, बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने से क्या हुआ, लोगों में और ज्यादा भूखमरी फैल गई। रूस की जो मुद्रा है रूबल, अब हमें ये भी पता चल गया कि रूसी जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, रूबल। तो इसमें भी क्या आ गई, गिरावट आ गई। इसकी वैल्यू दूसरे जो पश्चिमी देशों की जो मुद्रा थी उससे इसका जो वैल्यू है, मूल्य है, वो क्या हो गया, कम हो गया। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था सारी की सारी क्या हो गई, नष्ट हो गई, क्योंकि पहले अलग था, समाज के उस पे टिका हुआ था। और अब क्या हो गया, पूंजीवाद पे हो गया। तो पहले हम समाज को भी साथ लेकर चलते थे, उसमें क्या हो, ऐसा हम काम करते जिससे सभी लोगों का क्या हो, भलाई हो। और जब पूंजीवाद आ गया तो इसमें क्या होगा, कुछ ही लोगों जिनके पास पैसे हैं उन्हीं को क्या होगा, इसका प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है, सरकारी रियासत खत्म हो गई, ज्यादातर लोग क्या हो गए, गरीब हो गए। अब देखो इन्होंने सरकारी जितना भी सरकारी जितना भी इन्वॉल्वमेंट था वो सारा का सारा खत्म करके और इन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। मतलब जो था आपका पब्लिक सेक्टर को तो खत्म ही कर दिया और सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं था, कोई भी ये मॉडल अपना रहे थे, व्यापार कर रहे थे, खेती कर रहे थे, किसी में गवर्नमेंट की इनसे ना तो इन्हें कुछ पूछने की जरूरत थी, या कुछ टैक्स वगैरह, सारा का सारा क्या था, प्राइवेटाइजेशन हो गया था। 90% लोगों को निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों में अपने जो दाम थे उनको बेच दिया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया। तो देखिए जो भी उनके पास जितनी एसेट्स थी
उन्होंने क्या किया, बेच दी अपनी। और क्यों बेची? क्योंकि उन्हें सख्त जरूरत थी किस चीज की? पैसों की। और जब उन्होंने अपने ये बेच दिए ना, कंपनियों के जितने भी उनके पास दाम वगैरह थे उनको बेच दिया, और बेचने के बाद जब ये बेचा तो इसको सबसे बड़ा इतिहास के अंदर क्या माना गया था? सबसे बड़ी गैराज सेल। अब ये पूछा जाएगा गैराज सेल क्या है, क्या समझते हो? तो जितने भी रूस के अंदर पहले जो भी उद्योग थे और उनको जब निजी लोगों के हाथों में दिया गया तो उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनियों को क्या कर दिया, बेच दिया गया। और बेचा क्यों? क्योंकि उन लोगों को पैसे की जरूरत थी, और पैसे की जरूरत थी तो एकदम से ये इतना ज्यादा लोगों ने एक साथ से सरेंडर टाइप का कर दिया कि भाई हम अब भी अपना बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं, सेल कर दिया उन्होंने सभी ने। और जब ये देखा गया तो एक रिकॉर्ड सा बन गया, और जब रिकॉर्ड बन गया तो इसको क्या नाम दिया गया कि गैराज सेल है। आर्थिक विषमता बढ़ गई। आर्थिक विषमता क्या थी? जिनके पास अब जो पहले पूंजी थी उन्होंने ही उद्योग लगाए, अब उनके पास तो डबल पैसा हो गया, और जो गरीब थे वो क्या रह गए? गरीब ही रह गए। खाद्यान्न, फिर क्या है, खाद्यान्न संकट हो गया। खाद्यान्न मतलब जो खाने पीने की चीजें थी उन पर भी क्या हो गया, या तो उनकी जो प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए, या फिर उनका क्या हो गया, उनकी जो एक्सेस थी वो जो साधारण लोग थे उन तक उनकी पहुंच ही नहीं थी। तो लोग क्या हो गए, भूखमरी का शिकार हो गए थे। माफिया वर्ग का उदय हो गया। कुछ ऐसे लोग थे जो एक ठेकेदारी जो प्रथा होती इस टाइप के, कि हम ये काम करेंगे, तो लोगों को मजबूरन उस काम में डाला जा रहा था जिसमें उनके इंटरेस्ट भी नहीं होता था। अमीर और गरीब के बीच जो खींचातानी था या तीखा विभाजन हो गया, कि जो अमीर थे वो अमीर ही होते गए और जो गरीब थे वो गरीब हो गए। उससे पहले जो रूस के अंदर जो क्या था, जो सामाजिक ढांचा था ना, साम्यवाद था, वो पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधना चाहता था। लेकिन जब से पूंजीवाद उन्होंने अपनाया तो जो गरीब और अमीर के बीच जो ये गैप है ये बढ़ता गया, इंक्रीज होता गया, ना कि डिक्रीज होता गया। कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन। अब इन्होंने कहा संसद की ना तो चलती थी, ना कोई वो रूल रेगुलेशन बनाते थे, है ना, वो क्या होते गए, कमजोर हो गए। और राष्ट्रपति को क्या दी गई, अधिक शक्तियां दी गई, जिससे सत्तावादी जो राष्ट्रपति, अब जो पावर है, जिस भी पॉलिटिकल पावर पार्टी की जब क्या थी, पावर थी, तो वो क्या बन गई, सत्तावादी है। और वहां राष्ट्रपति बनता था, उसकी ही सारी चलती थी, संसद की इतनी नहीं चलती थी, कमजोर होती गई उसकी शक्तियां। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे, जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जाएगा, क्या शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था या नहीं? आपको अपने विचारों में बताना है, तो आप बताइए क्या ये था या नहीं? बिल्कुल भी नहीं था। जितना हमने पढ़ा है उससे हमें पता चल गया कि शॉक थेरेपी है वो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण, संक्रमण मतलब परिवर्तन का कोई भी बेहतर तरीका नहीं था। जब ये अपनाया गया था तो ये पूरी तरह क्या हुआ था, फ्लॉप हो गया था। और इसके क्या-क्या कारण हमारे सामने आए थे? सबसे पहले हमने देखा कि जो रूस की जो मुद्रा थी रूबेल, उसका मूल्य कम हो गया था। अमीर और गरीब के बीच क्या हो गई थी, खाई बढ़ गई गई थी। पूंजीवाद होने के कारण खाद्यान्न जो चीजें थी उनकी क्या हो गई, कमी हो गई। और एक प्रकार जो गैराज सेल है वो भी इसी का उदाहरण है कि 90% से ज्यादा लोगों ने अपने जो थे उद्योग है वो निजी कंपनियों को बेच दिए गए थे। और उनका बेचने का एक बड़ा पीछे उनका एक रीजन था, वो क्या था, वो था कि उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी किस चीज की, पैसों की। महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र सभी को कहा था भाई आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, सभी सेल करो। लेकिन क्या किया सभी ने, क्या किया, कालाबाजारी थी। माफिया वर्ग इतना उदय हो चुका था, इतना बड़ा, वो लोगों को पहले ही मतलब लोगों ने उनके सामने ही सरेंडर कर दिया, उनको ही बेच दिया। जहां एक्सेस मतलब यही पॉइंट था वहां तक तो वो पहुंचे ही नहीं थे। ठीक है। कोई खेती प्रणाली समाप्त हो गई, अब खाद्यान्न सुरक्षा मौजूद नहीं रही और खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। अब क्या हो गया कि जितने भी खाने पीने की चीजें थी वो देश में मंगवाई गई। ठीक है। अब इतना उनके पास प्रोडक्शन था कि वो अपने कि जो जितने भी पब्लिक है उसको अच्छे से खाना खिला सके। फिर सन 1999 का सकल घरेलू उत्पाद था वो 1959 की तुलना में काफी नीचे आ गए। देखो जब भी टाइम पास होता है तो हम ये सोचते हैं हमारी जो जीडीपी है देश की वो ग्रोथ करेगी, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। इनका मैक्सिमम 40 साल आ गए इनका, लेकिन व्यापार की कोई नई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई। और इनको ये नहीं पता कि ट्रेड है उसका अल्टरनेटिव कोई है या नहीं। तो उनको कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि क्या कैसे किया जाए। माफिया वर्ग उदय हुआ तो उसने जितने भी जो आर्थिक गतिविधियां थी उन पे अपना कंट्रोल कर, लोगों को टॉर्चर किया जाए,
उनसे काम कराया जा रहा था, अपना काम करवा, उतना पैसा भी दे रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, जब उन्होंने पूरा का पूरा मॉडल चेंज कर दिया, तो जैसे जब भी कोई संविधान देश है अपना, कैसे उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, कैसे देश को चलाना है, उसके लिए एक चीज होती है, वो क्या होती है, संविधान। अब इन्होंने जल्दी में क्या किया, संविधान बनाया और संविधान तैयार किया, तो ज्यादातर शक्तियां किसके पास आ गई, राष्ट्रपति दी गई, है ना। और संसद क्या बन गई, कमजोर व्यवस्था बन गई, संस्था बनकर रह गई। और आपने देखा होगा भारत जैसे देश में संसद वो क्या है, सर्वोच्च है, पावर है वो किसके हाथ में है, संसद के हाथ में है। राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम का है हमारे यहाँ पे। इस प्रकार परिणामों को देखकर हम कह सकते, अब देखिए आपको कंक्लूजन, अगर कोई भी जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो लॉन्ग, स्पेशली 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स, यही आते हैं आपके। जब आप इतना बड़ा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, तो आप उसके लास्ट में आप लिखोगे कंक्लूजन। लास्ट में आप चाहे आप लिखो नंबर 2 लाइन का, लेकिन आप कंक्लूजन जरूर लिखोगे। कंक्लूजन के बगैर है ना आपका क्वेश्चन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो कंक्लूजन में क्या करोगे, देखिए जब भी पूरा हमने ये पढ़ा, सूक्त का अर्थ देखा हमने, उसकी विशेषताएं देखी, तो हमारे माइंड में यही आया कि जब भी कोई भी देश होता है, अगर वो ये चाहे कि हमें कोई भी मॉडल अपनाना है, तो उसको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी की रूस ने उसका भुगतान भी उन्होंने भरा है, पूरा का पूरा भरा, मतलब पूरा का पूरा इतना डेवलप जो थी वो पूरे की पूरी तहस नहस हो गई, और दोबारा से उतना सेटअप करने में उनको वापस टाइम लगता है। अब इससे हमें एक और भी चीज पता चलती है कि कोई भी हमें सडन में अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उसको धीरे धीरे उस व्यवस्था को अपनाना चाहिए, अल्टरनेट के रूप में लेकर चलना चाहिए। अगर हमें ये लगे ये यहाँ तक सही है, तो हमें यहाँ तक अपनाना चाहिए। ये लगे कि यहाँ आने के बाद कहीं हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें थोड़ा वहां पर पुश कर देना चाहिए, रुकना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाए। तो आपको पता चल गया कैसे करना है। इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करते हो, तो आपको मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।